हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी की शुरुआत प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका होती है, खूबसूरत शिक्षिका। उनकी एक गलती हो जाती है। गलती महज इतनी सी थी क्योंकि उसको ज़रूरत थी पीने का पानी, और पीने का पानी भरने के लिए उसको एक पुलिस स्टेशन के बराबर से होकर के गुजरना था। जैसे ही पुलिस वालों की उस पर नज़र पड़ती है, उनकी खूबसूरती की वजह से ही वह उनका अपहरण कर लेते हैं, और अपहरण करने के बाद उसको थाने ले आकर जाते हैं। उसके साथ फिर सामूहिक बलात्कार करते हैं, और उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि यह बात बाहर जाकर के पूरी कहानी बयां कर दे तो उस पुलिस स्टेशन की और पुलिस वालों की आफत आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने उनकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद उसके शव को फेंक देते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मारने वाला भी ऊपर वाला ही होता है, और बचाने वाला भी ऊपर वाला होता है। उसे उन्होंने जिसको मरा हुआ समझा था, जिनको फेंक आए थे, दरअसल वो जिंदा थी। और जब वो जिंदा निकल के वहाँ से बाहर आती है, तब उसने अपनी पूरी कहानी जब दुनिया के सामने सुनाई, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि खाकी वर्दी पहन के जिन्होंने कस्में खाई है कि हम समाज की रक्षा करेंगे, वो आखिरकार ऐसा भक्षक कैसे हो सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला लगता है कृष्णागिरी, और इसी का ही एक गांव लगता है थल्स। बात कर रहा हूँ 20 जुलाई सन 1988 की। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका, शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक शिक्षिका ने अपने पति यानी कि वेंकटेश्वर मूर्ति से कहा कि मैं पानी पीने के लिए जा रही हूँ, और वह पानी पीने के लिए जब बाहर निकलती है, यानी कि डबल से पानी भर करके आती हूँ, क्योंकि रात में पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए पानी अभी पीने का है नहीं। और वो दौर ऐसा था कि जब हर घर में नल भी नहीं हुआ करता था, और हर घर में पानी पीने की सुविधा भी नहीं हुआ करता था। उसके बाद इसीलिए या तो कुएं से पानी लाना पड़ता था, या फिर नलकूप से पानी भर करके लाना पड़ता था। यह शिक्षिका, जिसका नाम कल्पना सुमिति होता है, कल्पना सुमिति एक नीले रंग का एक बर्तन होता है, प्लास्टिक का डिब्बा होता है। उस प्लास्टिक के डब्बे को यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन के बराबर से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद सीधा पास में ही एक स्कूल होता है, और स्कूल के पास था वह नलकूप, वहाँ पर जा रही थी। और इसी बीच में एक कांस्टेबल की नज़र उस शिक्षिका पे पड़ती है। अब उस कांस्टेबल ने तुरंत ही जाकर यह बात इंस्पेक्टर को बताई। सब इंस्पेक्टर की नज़र उस कल्पना पर पहले भी पड़ी हुई थी, लेकिन पहले उससे वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसीलिए इस लड़की को जब बुलाया जाता है तो वह आ जाती है, लेकिन शाम के 7:30 बज जाते हैं, और 7:30 बजने के बावजूद यह जब अपने घर पे नहीं पहुंचती है तो उसके पति को थोड़ा चिंता सताने लगता है। और अब पति परेशान हो जाता है। पति परेशान होने के बाद सीधे जहाँ से पानी लेने के लिए वो गई थी, वहाँ से थोड़ा दूर उस स्थान पे पहुँचता है, जहाँ जाकर देखता है कि जिस डब्बे को, जिस बर्तन को, जिसमें पानी लेने के लिए आना था, वह तो नलकूप के पास ही पड़ा हुआ था। अब वो शिक्षिका का जो पति होता है इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, करे तो क्या करे। उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाई, लेकिन आवाज़ लगाने के बाद भी कोई तसल्ली नहीं मिलती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसीलिए वो सीधा वापस आता है, अपने आसपास के लोगों को बोलता है, अपने परिवार के लोगों से बातचीत करता है। कल्पना जो गई थी पानी लेने के लिए, लेकिन कल्पना वापस लौट करके नहीं आया। परिवार की चिंता बढ़ जाती है। अब परिवार वाले, जो उसका पति है, बहुत सारे लोगों ने उसको तलाश करना शुरू कर दिया। केवल के आसपास की जितना भी एरिया था उसको भी देखा गया, जितना जो दूर दराज के जंगल का एरिया था उसको खंगाला गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। हार के थक के रात के 2 बज जाते हैं। अपने अपने घर जाकर आराम करने लगते हैं लोग, और कहते हैं ठीक है, जब सुबह दिन निकलेगा तो फिर दिन निकलने के बाद उसको ढूंढने की फिर से कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ तक उन्होंने कोशिश कर सकते थे वो कर रहे थे। जैसे ही सुबह का अगला दिन निकलता है, 21 जुलाई की वो तारीख आ जाती है। 21 जुलाई को उन्होंने हर जगह तलाशने की कोशिश की। इस बार टीम बनाई गई, टोलियाँ बनाई गई, और टोलियाँ अलग अलग क्षेत्रों में जा करके उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। गांव के पास ही एक नहर होती है। नहर के पास लगभग 7-8 फुट का एक गड्ढा, गहरा गड्ढा होता है। वहाँ पर किसी व्यक्ति की, गांव वाले की नज़र पड़ती है कि कल्पना की लाश दरअसल वहीं पड़ी हुई थी। कल्पना की लाश देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ से ब्लड नहीं बह रहा था। वो मर चुकी थी, ऐसा उन्होंने देखा।
लेकिन गांव वालों की नज़र पड़ती है, उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसकी तो सांसें अभी चल रही है, लेकिन वो जीना चाहती थी और जीने की स्थिति में थी नहीं। गांव के कुछ लोग, जिसमें एक रामकृष्ण होता है, वह एक स्कूल के शिक्षक होते हैं, वो दौड़ते हुए सीधे थाने पहुंचते हैं और थाने जाकर के पूरी कहानी बयां करते हैं। और थाने जाकर के जो शिक्षिका होती है, जिसका नाम कल्पना है, कल्पना सुमिति, दरअसल रात 5:30 बजे से लापता हो गई थी और उसके बाद कोई उसका अता पता नहीं चल रहा था। फिलहाल वो मिली है गांव के नहर के पास, एक गड्ढे गहरे में उसकी लाश पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे क्या उसके शायद अंदर जान बची है, वो बच सकती है। पुलिस वालों ने जैसे ही बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्यों आए हो, तुम्हें जाना है तो जाकर के हॉस्पिटल लेकर के जाओ, उनको हॉस्पिटल लेकर के जाओ। लेकिन गांव वाले के पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिसमें क्या वो उनको हॉस्पिटल लेकर के जा सके, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और यहाँ से लगभग 29 किलोमीटर दूर एक होसू जगह लगती है। तो होसू के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में उस महिला को एडमिट कराया जाता है। वहाँ डॉक्टर पद्मावती होती है। डॉक्टर पद्मावती ने उस महिला का उपचार करना शुरू कर दिया। साथ ही शरीर के अलग अलग हिस्से को देखा तो लगभग 21 जगह उनको चोटें लगी हुई थी उनके शरीर में। उन्होंने कहा कि इसकी हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और यहाँ पे उपचार चलता रहा तो शायद बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इन्हें हायर मेडिकल सेंटर लेकर के जाओ। दरअसल उन्होंने हायर मेडिकल सेंटर सेंट जॉन हॉस्पिटल, जो कि बेंगलोर में लगता है, वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया। और इस जगह से होसू से इसकी दूरी महज 40 किलोमीटर के आसपास होती है। 5:30 बजे के आसपास वो वहाँ पहुँच जाती है। डॉक्टर नारगी शरीर में कुछ ऐसी गंभीर चोटें आई है जिसमें चाहे प्राइवेट पार्ट हो या शरीर के अलग अलग हिस्से हो, दांतों से काटा गया था। शरीर के अलग अलग हिस्से में चोटें पहुंचाई गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी वस्तु से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, जिससे क्या उसके शरीर में कई अलग अलग जगहों पर फ्रैक्चर भी थे। ज़्यादा खराब होने की वजह से वो बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। अब ये पुलिस वालों के पास जाकर के बताते हैं, पूरी कहानी बयां करते हैं किस तरह से गायब हुई थी। और पुलिस वाले इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे जितनी गंभीरता से पुलिस वालों को ये मामला को लेना चाहिए। इधर जो इलाज चल रहा था और गांव में धीरे धीरे करके ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोगों में उबाल फैलाता है और गांव के लोगों ने जाकर के डीएम का घेराव कर दिया। जैसे डीएम का घेराव किया जाता है, डीएम के आदेश के बाद फिर एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस की जो थाना पुलिस होती है, वह सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करती है। 354, 323, 325 की धाराओं में 21 जुलाई को ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करनी थी उसको लेकर के भी शायद इतनी गंभीरता से नहीं थी। लेकिन गांव वालों ने सोचा कि जब तक ये मामला बड़ा नहीं होगा, यानी कि आंदोलन नहीं किया जाएगा, तो शायद तब तक इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने डीएम का घेराव किया, बड़े बड़े अधिकारियों का घेराव किया, तब जाकर के टीमें गठित होती है और टीम गठित करने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके बाद अलग से टीम बनाई जाती है और जब टीम ने उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की, 3-4 दिन बीतने के बाद उस महिला को होश आता है। होश आने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो दरअसल वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। बस इतना ही बोल पाती है कि सफाई कर्मचारी लक्ष्मी, या लक्ष्मी का नाम जिस तरह से लिया जाता है, तो लक्ष्मी का नाम लेने के बाद गांव वालों से पूछा जाता है कि लक्ष्मी कौन है। तभी पुलिस की रडार पर अब लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी से बातचीत की जाती है तो लक्ष्मी ने पूरी कहानी बयां कर दी। उसको सुनने के बाद गांव के हर किसी की होश उड़ जाते हैं। दरअसल यह कल्पना 5:30 बजे अपने घर से निकलती है पानी लाने के लिए। जब ये नलके पर पहुंचती है तो उसके साथ ही यह सफाई कर्मचारी जो होती है लक्ष्मी, वो भी पहुंच जाती है और सफाई कर्मचारी लक्ष्मी उसको थाने में से उसके अपने साथ बुलाकर लेकर के आती है। सीधा वो उसे पुलिस स्टेशन में ले जाती है। पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है, क्योंकि वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका कहना था कि मेरा क्या कसूर है, मुझे ऐसा क्यों आप यहाँ लेकर के आए हो, मैंने ऐसी क्या गलती की है। जब यहाँ पर उसके साथ मारपीट की जाती है तब उसको बहुत तेज का धक्का दिया जाता है जो उसका सर जाकर के दीवार में लग जाता है और इसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसको होश आती है तो पता चलता है कि 4 पुलिस वाले उसके पास आते हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर हैं पीके बाला सुब्रमण्यम और हेड कांस्टेबल सेल्वा राम गोविंदन उर्फ गोविंदा राजम और गोविंदा स्वामी। या 4 पुलिस वाले होते हैं। 4 पुलिस वाले जब बंद कमरे में आते हैं, इस महिला के पास पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर सबसे पहले उसको अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है।
सब इंस्पेक्टर महिला के सारे कपड़े उतारने के बाद उसके साथ वो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। और बलात्कार जब तक मन नहीं भर जाता तब तक वो सारे इस कमरे में ही रहता है। अब महिला को जब उसे होश आता है तो वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसको गंभीर चोटें आई थी और जैसे जैसे वो विरोध कर रही थी वैसे वैसे भी उनको मारा पीटा जा रहा था। इसके बाद बारी बारी से सब इंस्पेक्टर के बाद हेड कांस्टेबल और जो बाकी लोग थे वह चारों पुलिस वाले आ रहे थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि चारों पुलिस वालों ने वर्दी पहनी हुई थी और वर्दी पहनने के बाद ही उस महिला का उसी थाने के अंदर वो अपनी मनमर्जी से पूरी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम समाज की रक्षा करेंगे और न्याय करेंगे। वो रक्षा करते हैं, ना रक्षा करते हैं, ना वो न्याय करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को वो अंजाम बड़ी आसानी से दे करके वहाँ से उस महिला को लेकर के आते हैं और कुछ दूरी पर जाने के बाद एक गहरी सी खाई होती है, गड्ढा, उस गड्ढे में उसको डाल देते हैं। उसके बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर वो फेंक देते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद ये मर चुकी है और शायद उसे मरनासन हालत में ही वहाँ छोड़कर वहाँ से आराम से निकल आते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने शायद उनको लगा ही नहीं था, देखा ही नहीं था। लेकिन उसको बुलाने वाली एक सफाई कर्मचारी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी कुछ वाकया जानती थी कि क्या क्या हुआ था। बाकी पुलिस वालों ने जब पूछताछ की चीज़ें सामने आती है तो पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन चारों पुलिस वालों को आरोपी बनाया जाता है। और आरोपी बनाने के बाद मामला फिर कोर्ट में जाता है और इस महिला की लाश मिलती है। उस महिला का मतलब उसके शव को, उस पर कोई कपड़ा नहीं था जिसे लोग मरा हुआ समझ रहे थे। बाद में जब इसका उपचार चलता है तो लगभग 3 महीने तक इसको हॉस्पिटल में उपचार चलता है और 3 महीने के बाद वो स्थिति में आ जाती है चलने की, फिरने की, बातचीत करने की। उसके बाद बाकी जो कुछ कहानी थी उस महिला ने खुद से सुनाई। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो इन चारों पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और इस महिला को 12 अक्टूबर 1988 को हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है। जब यह मामला कोर्ट में जाता है तो बच बचाव पक्ष का जो वकील होता है वह कहता है कि इस मामले को सरासर एक पूरी तरह से मिथ है, झूठ है, क्योंकि इस मामले में जो महिला होती है उसे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी और उसे एक अच्छे मुआवजे की ज़रूरत थी, इसीलिए इस तरह की कहानी रची गई थी। और यह किसी नेता के कहने पर आखिर पूरी कहानी बनाई गई थी। उसका यह भी दावा था, उसने यह जब कोर्ट में अपील की थी तो जब इन्हें सज़ा दी जाती है, इनकी सज़ा गलत दी जाती है और इस सज़ा को ख़त्म कर दी जाए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि थाना एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आसपास दुकानें थी, स्कूल था, खेल का मैदान था, लोगों की आवाजाही भी थी और एक महिला का अपहरण होता है और किसी को पता ही नहीं चलता। तीसरा उन्होंने तर्क दिया था कि अगर इस फोटो इन चारों पुलिस वालों का अखबार में नहीं प्रकाशित होता तो वह महिला कभी भी इन चारों को पहचान नहीं पाती, क्योंकि आपस में ये एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, पहचानते ही नहीं थे। जब परेड कराई गई तो चारों पुलिस वालों को उसने देखते ही पहचान लिया और इसके लिए बचाव पक्ष का जो वकील का दावा था, क्योंकि चारों पुलिस वालों के बाई नेम उसके फोटोग्राफ छपे हुए थे, तो एक तर्क पक्ष यह कहता है कि उसने आरोप झूठे लगाए हैं, क्योंकि लेकिन कोर्ट ने इसे सजा भी दी है इन लोगों को और साथ ही यह आदेश भी दिया है कि तमिलनाडु सरकार जो कि पीड़िता है उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। और जब यह घटना होती है तो घटना के बाद पूरे प्रदेश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है। पुलिस वालों ने इस तरह से एक महिला के साथ जो कि शिक्षिका के रूप में थी उसको इतना बड़ा घिनौना कृत्य कैसे कर सकते हैं उनके साथ। यह दौर जब चर्चित घटनाओं में से एक रही थी जिसका कोई सालों तक कोई जिक्र होता रहता है और इस इलाके के लोग आज भी इस घटना को लेकर के सहम जाते हैं, सिहर उठते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह की कहानी में कोई और वीडियो के साथ। तब तक अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।